हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 21 जून से 27 जून तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, साथ ही देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए हैं। और एमपी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है, ये आप सभी को पता है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखिए, फर्स्ट पेज में ही खास खबर दी हुई है कि मध्य प्रदेश में 9,200 सीएम राज्य स्कूल खोले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 9,200 सीएम राज्य स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना। और हर एक स्कूल में 2,000 से 3,000 स्टूडेंट्स होंगे। तो देखते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ रहा है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले 12 जून को देखते हैं। भारत की जो वैक्सीन है कोरोना की, कोवैक्सीन, इसको अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। अमेरिका का कहना है कि इस वैक्सीन को अभी और भी ज़्यादा परीक्षण की ज़रूरत है और इस परीक्षण के बाद ही इनकी जो इस्तेमाल की मंजूरी है उस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली कक्षा के लिए संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। संशोधित शेड्यूल के अनुसार शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए प्रोविजनल लिस्ट 23 जून को जारी की जाएगी। इसके अलावा 30 जून को दूसरी तथा 5 जुलाई को तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद है इराक की राजधानी बगदाद। यहाँ पे अमेरिकी नेतृत्व वाली संगठन सेना के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन के जरिए मिसाइल हमले किए गए हैं। इसका 13 जून को है यहाँ पे भारत के रक्षा मंत्री जी की न्यूज़, युद्ध और सैन्य अभियानों का रिकॉर्ड होगा सार्वजनिक। ठीक है, तो भारत में अब युद्ध और सैन्य अभियान का रिकॉर्ड जो है इसे सार्वजनिक किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध और सैन्य अभियानों के इतिहास के संग्रह, संकलन, प्रकाशन और उन्हें सार्वजनिक करने की नीति तैयार कर ली है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद देखिए, जो केंद्र सरकार है, इन्होंने जो कोरोना महामारी के उपचार के लिए कई उत्पाद यूज़ किए जा रहे हैं, कई चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, तो इनकी जीएसटी दरों में गिरावट की है। तो जो ब्लैक फंगस के इलाज में इंजेक्शन यूज़ होता था, टोसिलीजुमैब और एम्फोटेरिसिन बी, इनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले इन इंजेक्शन को 5% जीएसटी के अंदर में रखा गया था, अभी इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा जो रेमडेसिविर है और इसके अलावा जो दूसरी जांच के उपकरण हैं, इनको 18 एवं 12% की कैटेगरी से हटा के 5% की जीएसटी के कैटेगरी में रख दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, सऊदी अरब की न्यूज़ है। जो वहाँ पे हज यात्रा होती है उनकी संख्या को वहाँ पे सीमित कर दिया गया है कोरोना महामारी के कारण। तो इस साल हज यात्रा में सिर्फ 60,000 लोग आ सकेंगे। यहाँ पे उन्हें 60,000 लोगों की यात्रा की अनुमति दी जाएगी। और ये जो यात्री हैं ये सऊदी अरब के ही होंगे, ध्यान दीजिएगा। बाहर के कोई भी व्यक्ति इस साल हज यात्रा पे नहीं जा पाएंगे। फिर देखिए, 14 जून की न्यूज़ है। दुर्गम इलाकों में ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुँचाएगी सरकार। तो केंद्र सरकार ने देश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी है। दुर्गम इलाकों के साथ साथ देश के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों के लिए ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रक्षा मंत्रालय की फिर से न्यूज़ है। तो रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में रिसर्च और इनोवेशन के लिए लगभग 499 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा ये जो बजट है इसमें से लगभग 300 स्टार्टअप, एमएसएमई या इंडिविजुअल इनोवेटर हैं, इनको वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। फिर देखते हैं 15 जून की न्यूज़। यहाँ पे देखिए, देश भर में बनेंगे 50 मॉड्यूलर अस्पताल। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकथाम करने के लिए देश में लगभग 50 मॉड्यूलर अस्पताल बनाए जाएंगे। अमेरिका जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि तीसरे चरण के परीक्षण में उनकी कोरोना रोधी वैक्सीन समग्र रूप से 90.4% कारगर पाई गई है। आगे देखते हैं, ईपीएफओ खाते को आधार से लिंक करने की जो समय सीमा थी उसे बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने ईपीएफ खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए आधार नंबर को ईपीएफ खाते और यूएएन नंबर से जोड़ने की समय सीमा में वृद्धि कर दी है। तो ये जो नई सीमा है ये 1 सितंबर 2021 तक कर दी गई है। पहले ये जो सीमा थी ये 1 जून 2021 तक थी और अभी से 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। फिर यहाँ पे भारतीय हज कमेटी ने हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय मुस्लिमों के सभी आवेदन निरस्त कर दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की सिफारिश की है। 17 जून को देखते हैं, केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 700 रुपये बढ़ा दी है।
केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए डीएपी खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को 700 रुपये बढ़ा दिया है। इसके अलावा अभी तक जो किसान थे इन्हें प्रति बैग 500 रुपये सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन ये जो सब्सिडी है अब 1200 रुपये प्रति बैग हो गई है, यानी टोटल 500 में 700 रुपये और बढ़ा दिया गया है, टोटल 1200 सब्सिडी हो गई है। इसके बाद देखते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के जिन उपभोक्ताओं के खाते में 5 लाख रुपए तक होंगे वो पूरी राशि एक साथ निकाल सकेंगे। ये जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी है। 18 जून की न्यूज़ है, देश में एक समान होगा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सभी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि जो पीयूसी सर्टिफिकेट होते हैं इनके लिए एक समान प्रारूप बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। तो अब जो देश भर में अलग अलग स्टेट होते थे तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो पीयूसी सर्टिफिकेट था वो होता था वो, लेकिन अभी से क्या कर दिया गया, एक कॉमन कर दिया, एक समान बना दिया गया है। तो जितने भी स्टेट हैं हर जगह के जो पीयूसी सर्टिफिकेट है ये कॉमन होंगे, सेम होंगे। फिर है अमेरिका दवा कंपनी नोवावैक्स के कोरोना रोधी वैक्सीन कोवावैक्स का अगले महीने से बच्चों पर परीक्षण शुरू हो सकता है, ये जानकारी दी गई है। और यहाँ पे दिया गया है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चे बच सकते हैं, यह जानकारी एम्स नई दिल्ली और विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन में दी गई है। फिर देखिए अगले पेज में यहाँ पे दिया हुआ है एक महत्वपूर्ण दिवस जो कि 20 जून का है। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है हर साल 20 जून को। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, ठीक है। हर वर्ष इसके लिए एक अलग थीम रखी जाती है और 2021 के लिए थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, यानी कि एक साथ हम घाव भरें, सीखना और चमकना, ठीक है। तो थीम जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि डेट नहीं पूछी गई है, सीधे थीम पूछ ली गई है, तो थीम भी इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो ये दिन प्रत्येक वर्ष 20 जून को उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश, अपनी ज़मीन, अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ता है। यानी जो रिफ्यूजी होते हैं, शरणार्थी होते हैं, उनके सम्मान के लिए ये दिन मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसे 2001 में मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं पिछले हफ्ते क्या कुछ रहा चर्चा में। तो सबसे पहले न्यूज़ है तुर्की की। तो तुर्की की एक महिला है जिन्होंने हाल ही में कमांडो ट्रेनिंग ली है और ये तुर्की की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने कमांडो ट्रेनिंग ली है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है सार्जेंट लू यिल्डीज़, ठीक है। सार्जेंट लू यिल्डीज़ तुर्की की पहली महिला बनी है कमांडो ट्रेनिंग लेने वाली। इसके बाद है एक चित्रकारी की न्यूज़, ठीक है, जिसे जल्द ही नीलाम किया जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा बनाई गई कलाकृति है सीन ऑन द रिवर म्यूज़ एट डिनेट, ये पिक्चर का नाम है, पेंटिंग का नाम है। इसका हाल ही में नीलामी किया जाना है और यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई थी विंस्टन चर्चिल के द्वारा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, याद रखिएगा। जो विंस्टन चर्चिल है ये 2 बार यहाँ के मतलब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 1940 से 45 तक और 1951 से 55 तक। इसके बाद म्यांमार की न्यूज़ है। यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं फिर से सड़क पर उतर रहे हैं। जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है यहाँ पे, इसके विरोध में फिर से प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं म्यांमार में। इसके बाद है एरिका थॉमस, ठीक है, एरिका थॉमसन, इनका नाम क्या है न्यूज़ में, तो ये बिना दस्ताने के मधुमक्खी के छत्ते हटा देती हैं। अमेरिका के टेक्सास की हैं एरिका थॉमसन। पेशेवर से ये मधुमक्खी पालक हैं और पिछले 9 सालों से ये काम करती आ रही हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बगैर किट पहने अपने हाथों से ही दीवार पर लगे मधुमक्खी के झुंड को हटा देती हैं। इसके बाद है एक युवा का नाम जो कि नांदेड़ से हैं और इनका नाम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने 1 लाख घंटे तक जलने वाला एलईडी बनाया है। तो महाराष्ट्र के हदगांव तालुका के स्मार्ट विलेज साप्ती के युवा हैं अभिजीत, नाम है इनका अभिजीत। इन्होंने वाइट एलईडी बल्ब बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और उन्हें इनके लिए ऑस्ट्रेलिया से पेटेंट और अनुदान मिल गया है। इस बल्ब की खासियत ये है, इस एलईडी की खासियत ये है कि 1 लाख घंटे तक ये जल सकता है। फिर देखिए केइको फुजीमोरी, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पेरू की राष्ट्रपति बनने वाली हैं। केइको फुजीमोरी दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में दक्षिणपंथी नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी की पुत्री हैं ये केइको फुजीमोरी, और हाल ही में इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है और ये पेरू की अगली राष्ट्रपति होंगी। फिर देखिए जूनो अंतरिक्ष यान का यहाँ पे न्यूज़ है।
तो बृहस्पति के सबसे बड़े चांद की तस्वीर भेजी गई है। नासा के अंतरिक्ष यान जूनो ने 2 दशक से अधिक समय में जुपिटर के सबसे बड़े चांद, जिसका नाम है गैनीमोड, ठीक है, तो उसके सबसे पास से उड़ान भरी है और उसकी पहली तस्वीर भेजी है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, एक तो अंतरिक्ष यान का नाम जूनो, दूसरा ये यान नासा का है, तीसरा बृहस्पति का जो सबसे बड़ा चांद है गैनीमोड, इसका नाम। फिर है इजराइल से न्यूज़। यहाँ पे 1000 साल पुराना अंडा मिला है। इजराइल के 91 शहर में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को 1000 साल पुराना मुर्गी का अंडा मिला है। इसके बाद है टेस्ला की ई कार, जो कि साइबर ट्रक जिसका नाम है, ठीक है, तो साइबर ट्रक की बुकिंग 10 लाख के पार हो गई है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद है सना मरीन, तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री, ठीक है, ये लौटाएंगी नाश्ता भत्ता। तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। इन्होंने आधिकारिक आवास केसारेंटा में रहते हुए परिवार के नाश्ता भत्ते में 12.40 लाख रुपए लौटाने की घोषणा की है। फिर है डेविड डियोप। डेविड डियोप का नाम फेमस क्यों है, ये फ्रांस के लेखक हैं और इनको इस साल का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है डेविड डियोप को। और इनका किताब का नाम क्या था, तो इनकी किताब का नाम भी आपको रखना है। इनकी किताब का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे एट लगा लीजिएगा, एट नीचे वाली लाइन में है, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। इस पुस्तक के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर ली हैं अपने। इसके बाद है स्पेस एक्स की न्यूज़। तो स्पेस एक्स 22 कार्गो मिशन को अंजाम देगी। अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर अपने 22वें कार्गो आपूर्ति मिशन को अंजाम देगी। इसके बाद है अलेजांद्रो नुनेज, इन्हें भी एक पुरस्कार दिया गया है। तो विमान की डबल डेकर सीट डिज़ाइन कर इन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो ब्रिटेन के 21 वर्षीय छात्र हैं अलेजांद्रो नुनेज, इन्होंने विमान की डबल डेकर सीट का मॉडल तैयार किया है। इसके लिए इन्हें क्रिस्टल केबिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर सुभाषनी अय्यर जी का नाम यहाँ पे है, मून मिशन में निभा रही हैं ये अपनी अहम भूमिका। तो भारत के कोयम्बटूर में जन्मी मैकेनिकल इंजीनियर सुभाषनी अय्यर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अहम जिम्मेदारी दी है। अय्यर चंद्रमा और उससे आगे अंतरिक्ष में नासा के यान भेजने की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की देखरेख करेंगी। फिर संयुक्त अभ्यास मिस्र और फ्रांस की सेना ने पूरा किया है। तो मिस्र और फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। मिस्र के रक्षा मंत्री की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। फिर न्यू गिनी में देखिए एक चॉकलेटी मेंढक मिला है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने न्यू गिनी के जंगलों में एक मेंढक का पता लगाया है जिसे चॉकलेटी मेंढक कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम चॉकलेट के कलर का है ये। फिर है स्फूर्ति प्रिया, तो ये भारत में फेसबुक की शिकायत अधिकारी नियुक्त की गई हैं, नाम याद रखिएगा स्फूर्ति प्रिया। इसके बाद है अभय मिंज, 9 वर्षीय बालक ने यूनाइटेड नेशंस फूड समिट में भाषण दिया अभी इन्होंने, अभय मिंज ने। तो झारखंड के हैं ये और इन्होंने अभी 16 जून से 18 जून तक संपन्न हुए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन फूड समिट और ग्लोबल इंडिजिनस यूथ फोरम के संयुक्त आयोजन से वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया था इन्हें और वहीं पे इन्होंने भाषण दिया है और इनकी उम्र मात्र 9 वर्ष है, इस कारण से ये न्यूज़ में है, नाम याद रखिएगा अभय मिंज। इसके बाद है 44 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की सबसे उम्र दराज ओलंपियन बनी हैं, कौन, सिनेड डिवेर, ठीक है, नाम याद रखिएगा सिनेड डिवेर। 44 वर्ष की आयु में ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे उम्र दराज ओलंपियन बनी हैं। फिर स्मृति शेष में देखते हैं उस्ताद सईद साबरी का निधन हो गया है। बॉलीवुड में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले मशहूर कव्वाल जोड़ी साबरी ब्रदर्स के सरपरस्त उस्ताद सईद साबरी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण MCQ दिए गए हैं जो कि खेल से रिलेटेड हैं, सामान्य ज्ञान के। तो आइए एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2017 में थाईलैंड ओपन जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साई प्रणीत। डायमंड लीग प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। इनमें से किस खिलाड़ी के नाम सबसे अधिक उम्र में PGI मेजर चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल मिकेल्सन।
बीजिंग ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। इस वर्ष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप इनमें से किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया। फिर है, इनमें से किस बल्लेबाज ने डेब्यू टेस्ट मैच में दोहरा शतक नहीं बनाया है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं बनाया पूछ रहा है। तो शिखर धवन ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में दोहरा शतक नहीं बनाया था, बाकी के जो 3 हैं इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरेथ बेल फुटबॉल में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि गैरेथ बेल ये प्लेयर का नाम है और ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं आपको ये बताना है। तो ये बेल्स के लिए खेलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जवाहर श्रीनाथ दिया हुआ है, बिशन सिंह बेदी, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहर श्रीनाथ ही। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। वर्ष 2019 में मियामी ओपन में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एश्ले बार्टी। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये आपको बताना है, ये है कानपुर में। महिला फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 में। एशियन गेम्स 2018 में भारतीय दल के ध्वजारोहक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। आईसीसी ने इस वर्ष किस खिलाड़ी को दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ। वर्ष 2004 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। फिर अगला, वर्ष 2021 में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता था? तो यहाँ पे देखिए स्टेफनोस सिसिपास। ऑप्शन नंबर ए स्टेफनोस सिसिपास इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2019 में यूरो अंडर 21 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। रॉबर्ट लेवांडोस्की किस देश के लिए फ़ुटबॉल खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में। फिर है, रोटरडैम ओपन किस खेल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। राजवर्धन सिंह राठौड़ ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेंस 2004 में। जस्टिन गेटलिन एथलेटिक्स में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। वर्ष 2019 में किस देश ने अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा ने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। इनमें से किस खिलाड़ी के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बनने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राशिद खान। फिर है 25वां और आखिरी क्वेश्चन। वर्ष 2022 में यूएफए वुमेन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से प्रारंभ होगा वैक्सीनेशन महाअभियान। तो यहाँ पे तो ये वैक्सीनेशन की बात हो रही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हर साल याद रखिएगा 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई है ये भी याद रखिएगा। इस साल के लिए थीम रखी गई है योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, योगा फॉर वेलनेस ये थीम रखी गई है। और इसी दिन के ओकेशन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है एम योगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में तो नहीं मिलेंगे, इस पेपर में नहीं दिया हुआ, ये एडिशनल है, मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक मैगज़ीन में या पेपर पे नहीं आ पाती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अवेलेबल हैं वो सब भी देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें लेटेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, बट यहाँ पे योग दिवस की बात हो रही है तो सोचा एक बार और बता देता हूँ। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण दिवस है यहाँ पे, 15 जून को मनाया गया था वर्ल्ड विंड डे, यानी कि विश्व पवन दिवस। इसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि है ग्लोबल विंड डे। याद रखिएगा, वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे बोले बात एक ही है। 15 जून को मनाया जाता है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 जून को वर्ल्ड विंड डे या विश्व पवन दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। और इसके बारे में डेट आपको याद रखनी 15 जून। एक चीज़ याद रखनी कि इस साल जो वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस और जो एग्जीबिशन होगा उसकी मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। तो 19वीं वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस होगी ये, और एग्जीबिशन होगा इसी के साथ ही, जिसका आयोजन किया जाएगा WWEA यानी कि वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन और टेरी के द्वारा तत्वाधान में एक साथ किया जाएगा, जो कि 24 से 26 नवंबर 2021 में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। और इसके लिए थीम रखी गई है पावरिंग द वर्ल्ड विथ विंड एंड सन। ठीक है, पावरिंग द वर्ल्ड विथ विंड एंड सन, जिसका मतलब होता है दुनिया को सौर और पवन ऊर्जा से पावर प्रदान करना। याद रखिएगा, भारत मेजबानी करेगा इस कॉन्फ्रेंस की। फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़। तो सबसे पहले यहाँ पे नीरज चोपड़ा का नाम याद रखिएगा। इन्होंने लिस्बन में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये नीरज चोपड़ा, और इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय सत्र की शुरुआत लिस्बन में जीत के साथ की है। नीरज ने मीटिंग दी लिस्बोआ टूर्नामेंट में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने इस स्पर्धा में 83.18 मीटर दूर भाला फेंका था। इसका देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है आज के अंक में, तो ये है फ्रेंच ओपन से रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के रख लीजिए। तो आपको पता है कि टेनिस जो होता है इसके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में ये संपन्न हुआ है। और इस साल के विनर कौन हैं? तो पुरुष एकल में जीते हैं सर्बिया के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। ये क्वेश्चन ये बन गया आपका। ठीक है, पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। वहीं महिला एकल का खिताब जो है इसे जीती हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। ये चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, और महिला एकल के साथ महिला का जो डबल्स का टाइटल है ये भी इन्होंने जीता है, बारबोरा क्रेजिकोवा। तो याद रखिएगा, एक ही एडिशन में सिंगल्स का टूर्नामेंट और डबल्स का टूर्नामेंट दोनों जीतने वाली पहली वुमेंस खिलाड़ी बन गई हैं ये बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। जोकोविक ने दूसरी बार जीता है ये फ्रेंच ओपन। इससे पहले जोकोविक ने वर्ष 2016 में भी फ्रेंच ओपन जीता था, वहाँ पे वो चैंपियन बने थे। इसके बाद है ICC टेस्ट चैम्पियनशिप, जो कि टेस्ट में चैंपियन का पता लगाने के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया है पहली बार क्रिकेट के इतिहास में। यहाँ पे फाइनल में खेल रहे हैं इंडिया और न्यूजीलैंड। तो इसकी इनामी राशि घोषित कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले इसकी इनामी राशि की घोषणा की है। इनामी राशि है $16 लाख यानी कि लगभग 12 करोड़ रुपए, जो कि जीतने वाली टीम को दिए जाएंगे। इसके अलावा उप विजेता को $8 लाख यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ICC द्वारा जारी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके बाद है मुशफिकर और कैथरीन, इनका नाम याद रखिएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ICC के द्वारा नया अवार्ड शुरू किया गया था, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, जो कि हर महीने क्रिकेट में अपना प्रदर्शन करने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों को दिया जाता है। एक पुरुष में दिया जाता है और एक महिला में दिया जाता है। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मुशफिकर रहीम, इनको पुरुषों में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये मई के लिए है, याद रखिएगा, मई के महीने के लिए है। और वहीं महिलाओं में बात करें तो महिला में स्कॉटलैंड की ऑलराउंडर हैं कैथरीन ब्राइस, इनको महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए, ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं वीनू मांकड़। ठीक है, तो ICC जो है लगभग हर साल 10 प्लेयर्स को अपने हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करता है, शामिल करता है। तो इस साल भी 10 लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और इसमें भारत की तरफ से वीनू मांकड़ को शामिल किया गया है। ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा को भी इस साल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, उनका भी नाम आपको याद रखना है। और हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले वीनू मांकड़ जो है ये 7वें भारतीय बने हैं। तो देख लेते हैं इनसे पहले कौन कौन आ चुके हैं हॉल ऑफ फेम में। सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं पहले से ही, और अब वीनू मांकड़ जी भी आ गए हैं। फिर देखते हैं प्रीमियर लीग का जो अगला सत्र है ये 14 अगस्त से शुरू होगा। फुटबॉल का जो टूर्नामेंट होता है, एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL, इसकी जो शुरुआत है ये 14 अगस्त से होगी इस साल, अगले सत्र की। इसके बाद इंग्लैंड में न्यूज़ है कि जो न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड में 22 साल बाद इन्होंने टेस्ट सीरीज जीती है।
तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने मेजबान टीम को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत ली है। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक की न्यूज़। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने खेल निदेशक किट मैककॉनिकल ने ओलंपिक खेलों की नियम पुस्तिका प्लेबुक का तीसरा और अंतिम संस्करण जारी कर दिया है। और इसमें बताया गया है कि जो खिलाड़ी हैं वहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक में, अगर वो कोरोना से संक्रमित हैं, उन्हें पाया जाता है कि वो संक्रमित है, तो वो अयोग्य नहीं माने जाएंगे, उन्हें ओलंपिक से बाहर नहीं किया जाएगा। इसके बाद नज़र डाल लेते हैं सामयिकी पे। ठीक है, तो रूस अक्टूबर में 36 वनवेब उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। रूस के प्रस्तावित चंद्र मिशन लूना 25 के प्रक्षेपण में अगर देरी हुई तो वो इस वर्ष अक्टूबर में वेस्तोचनी स्पेस पोर्ट से 36 वनवेब उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ठीक है, इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में हुआ था ये G7 शिखर सम्मेलन और यहाँ पे भारत को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था UK की तरफ से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है वहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन में। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये हुआ कहाँ पे था? तो ये शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, याद रखिएगा, ये शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में। फिर यहाँ पे इजराइल की न्यूज़ है। भारत के साथ रणनीतिक रिश्ता बनाएगा इजराइल। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नफ्ताली बेनेट बने हैं नए प्रधानमंत्री इजराइल के और इन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो इजराइल है ये रणनीतिक रिश्ता बनाएगा। इसके बाद है वियतनाम में फाइज़र की कोविड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइज़र बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद है उत्तर कोरिया की न्यूज़। किम जोंग ने किया सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने का ऐलान। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश की सेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद कुवैत और भारत के बीच की न्यूज़। कुवैत और भारत के बीच में एक MOU यानी कि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत भारतीय घरेलू कामगारों को वहाँ पे कानून का संरक्षण मिलेगा। जो लोग भी यहाँ से काम करने जा रहे हैं कुवैत में तो उनको कानूनी संरक्षण देने के लिए ये जो MOU है, सहमति पत्र है, ये साइन किया गया है कुवैत और भारत के बीच में। फिर ब्रिटेन ने बताया है कि 2022 के आखिरी तक वैक्सीन की 1 अरब डोज ये मुहैया कराएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कॉर्नवॉल में G7 शिखर सम्मेलन के समापन पर कहा ये कि दुनिया के नेताओं ने अगले साल के अंत तक गरीब देशों को कोविड-19 रोधी टीकों की 1 अरब खुराकें मुहैया कराने का संकल्प जताया है। ठीक है, चलते चलते एक ऐप के बारे में देख लेते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था अनमोल। ठीक है, अनमोल ऐप लॉन्च किया गया था उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग के लिए, उनकी ट्रैकिंग को संभव बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया था अनमोल। हाल ही में इस ऐप में संशोधन करके इसको मध्य प्रदेश के लिए एक अलग से वर्जन बनाया गया है जिसका नाम है MP अनमोल। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था ये था अनमोल और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐप इसमें संशोधन किया गया है और इसका नाम दिया गया है MP अनमोल। और ये जो ऐप है ये उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया है। तो आज का सेशन अब यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये सब मैंने आपको बता दिए। स्टैटिक जी के अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ कवर कर दिया, MCQ दिया था वो भी था। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल पे डेली करंट अफेयर है तो अपडेटेड रहिए उनसे भी। और बाकी मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।